हेलो, जय हिंद, जय भारत, प्यारे साथियों। जय हिंद जी। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फौजी पर। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलो, हम आज हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो इस क्लास के अंदर किसके बारे में देखेंगे, तो हम राज्यों मतलब कि भाग पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने संविधान के बारे में 25 भागों तक मतलब 25 भाग लिखा दिए और अनुसूची 12 अनुसूची के बारे में चर्चा कर ली। अब हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे जो राज्य संघ मतलब कि हम 25 भागों के एक एक भाग के से शुरू करेंगे। तो हम पहला भाग लेते हैं। तो हमारा जो पहला भाग है वह है राज्यों का संघ। यह भाग नंबर 1 है। भाग नंबर 1 है राज्यों का संघ, मतलब कि संवैधानिक। इसका मतलब क्या है? ये संवैधानिक उपलब्ध है जिन राज्यों का संघ जिसमें राज्य एकत्रित होते हैं, उसे भाग 1 में है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 1 से लगा के 4 तक इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है कि भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया। संविधान भारत जिसमें भारत शब्द किस देश का नाम है? भारत शब्द किसका नाम है? देश का नाम है, जिसका अर्थ क्या है? संघ। शब्द शासन प्रणाली को यह दर्शाता है। अब हम देखते हैं राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची निर्दिष्ट करते हैं। भारत के जो राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से समाविष्ट होंगे। कौन कौन से हैं? जैसे कि राज्यों के राज्य क्षेत्र। इसी प्रकार जो ब ख होगा वो क्या? पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादातर याद रखने की टेंशन नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भाग नंबर 1 के अंदर 1 से 4 अनुच्छेद है और राज्यों का संघ है। इतना आपको ज़्यादा याद रखना है। ये अनुच्छेदों के बारे में याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। अब यह एक पॉइंट नोट पॉइंट याद कर लेना, जैसे कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विन्यासी राज्यों का अविन्यासी संघ है। विन्यासी जो राज्य है उनका अविन्यासी संघ है। इसको मतलब आप एक थ्रू के समझ सकते हो अकॉर्डिंग। मैं इसको आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अनुच्छेद 2 के अंदर क्या है कि नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थान है, यह है किसके? अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है हम अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई भी नया राज्य ऐड करेंगे या यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या भारत की जो संसद है किसी भी राज्य का क्या करेगी? निर्माण करेगी, दूसरे राज्यों को स्थापना करेगी, तो यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। इसमें है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। किस प्रकार की 2 प्राप्त की शक्ति है? जो पहली शक्ति है वह है यह नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और जो दूसरी शक्ति है वह नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का जो पहले है उसका जो संबंध है उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, जो पहले से जो राज्य बने हैं उन राज्यों से, जो पहले राज्य बने हुए हैं उनसे। और जो दूसरी है शक्ति है उसका जो क्या मतलब है कि दूसरे उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत में संघ में शामिल नहीं है। नोट पॉइंट यह है कि अनुच्छेद 2 के मतलब सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया। अब देखते हैं हम इसके बाद में इसी का ही जो अगला पॉइंट है राज्यों का पुनर्गठन संबंधित संसद की जो शक्ति है, पार्लियामेंट्स पावर रिलेटिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट।
अनुच्छेद 3 के अंदर क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नामों में जो परिवर्तन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे कि कोई भी नया राज्य हमें बनाना है या फिर उसके क्षेत्र सीमा या उसके अंदर नाम में परिवर्तन किया जाता है तो अनुच्छेद 3 ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फिर बाद में हम इसके मेन डिटेल से देख सकते हैं इसके पॉइंट। जैसे कि किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इसमें क्या समझ में आया कि जो राज्य में से कोई भी एक क्षेत्र है अलग कर दो या दो से अधिक, एक राज्य है मान लो राजस्थान है, इसके हमें दो राज्य बनाना है तो इसको हम अलग कर सकते हैं। एक राजस्थान का टुकड़ा अलग, एक दूसरा अलग हो जाएगा दो भागों में मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर। मान लो राजस्थान के अंदर हमें किसी दूसरे राज्य का निर्माण करना है, मिलाकर एक हम नया राज्य बनाएंगे। जैसे मान लो हम बिहार यूपी कोई सा भी एक राज्य अपने हिसाब से मान लो वो मिला के हमें नए राज्य बनाएंगे। यह पहला पॉइंट कहता है। किसी दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। क्या बढ़ा सकती है, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य के जो एरिया है क्षेत्र है उसको यह बढ़ा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये काम कौन कर सकती है, तो ये संसद का काम है। अब देखते क्या है हम कि अनुच्छेद 4 के अंदर इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 जैसे कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जब हम नए राज्यों का निर्माण सीमाओं क्षेत्रों और नामों में अगर हम परिवर्तन करें तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में अगर हम कुछ फेरबदल करें तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा जो अगला है वह है नागरिकता हमारा जो अगला भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 2 के अंदर हम नागरिकता में क्या पढ़ेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है, नागरिकों स्वदेशियों को भारतीय अधिकारों में अंतर, भारतीय नागरिकों में कानूनी दर्जों में। इसी प्रकार हम नागरिकता का जो अर्थ देखते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जो नागरिकता का जो अर्थ है, नागरिकता का जो सामान्य अर्थ है व्यक्ति, राज्य और अंतर्संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की और किसी सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हो और उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हो, उसे नागरिकता कहा जा सकता है, हम नागरिकता कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो ही है। राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाएंगे जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण क्या है विकास के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में। मतलब कि ये क्या है कि जो भारतीय संविधान के भाग 2, ये हम जो पढ़ रहे हैं नागरिकता, यह भाग 2 के अंदर है। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह 5 से लगाकर 11 अनुच्छेद है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को इसके अंदर उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये पॉइंट लिख लेना। भारत में एकल अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था गौरतलब की है। जो अमेरिका में दोहरे नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट व फेडरेशन की पृथक नागरिकताएं होती है, पृथक नागरिकताएं हैं। अब हम जो भाग 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे, भाग 2 के अंदर नागरिकताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक इसके अंदर अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 5 क्या कहता है,
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर मतलब कि जब संविधान लागू हुआ तब उस सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार है। मतलब कि जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आए लोग हैं, मतलब जब हमारा युद्ध हुआ 1947 के 46-47 के लमसम था, तो इसके वक्त जब पाकिस्तान भारत के लोग पाकिस्तान गए और फिर वो जब भारत से वापस आए, पाकिस्तानी भारत से आए, तो उन्हें नागरिकता, भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब कुछ व्यक्तियों को जो बाहर से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान जो भारत फिर वापस भारत आए तो उन्हें अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दे दी गई। इसी प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार प्रदान है। मतलब कि जो भारत से जो लोग बाहर रहते हैं, अगर वह किसी देश की नागरिकता नहीं अपनाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है, वह भारत में कभी भी आ सकते, रह सकते, उन्हें भारत की नागरिकता दी हुई है। अगर अनुच्छेद 9 कहता है यदि वे विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, मतलब क्या है कि जो दूसरे देशों से दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है अपनी इच्छा के अनुसार, फिर भारत से उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता वो खत्म कर दी जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, मतलब कि इसके ऊपर हमें हमारा काम करना, नागरिक भारतीय नागरिक ही बना रहना चाहिए। अनुच्छेद 11 यह लास्ट है, भाग 2 का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि सभी को नागरिकता के संसद द्वारा जो नागरिकता दी गई अधिकार है उसका सबको प्रयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। अब देखते हैं, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, किसको अधिकार है, तो संसद को। अतः नागरिकता स्थायित्व प्रतिबंध जैसी न होने नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। यह अनुच्छेद 11 कहता है ना, जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए जो मुख्यतः दिए गए हैं नीचे। यह बहुत इंपॉर्टेंट, संसद ने नागरिकता संबंधी जो अधिनियम कौन सा है, 1955 जो लागू किया। अब हम देखते हैं इसी प्रकार भाग नंबर 3 है मूल अधिकार। इसमें हम हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या दे रखा है मूल अधिकार में। जो भाग 3 है वो भाग 3 क्या कहता है, हमारा भाग नंबर 3 किसका है, मूल अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करता है, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार, इसके बारे में क्या लिखा गया है कि मूल अधिकार जो हमारे अधिकार क्या है वह है, इसके बारे में कि हमारा अधिकार क्या है उसके बारे में हमने इसके अंदर ये चर्चा की हुई है। हाँ, तो चलो हम देखते हैं हमारे जो मौलिक अधिकारों के बारे में क्या है कि संवैधानिक उपबंधों के बारे में और संविधान। यह भाग आपको इतना याद रखना है कि यह भाग नंबर 3 के अंदर है। क्या है, भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार है। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह कितने आर्टिकल है, तो इसके अंदर आर्टिकल है 12 से 35 तक इसके अंदर आर्टिकल है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसके अंदर बता दूंगा आपको। अब देखते हैं, इसी प्रकार में इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको। जो हमारा जो 12 नंबर का जो अनुच्छेद है वो क्या है, राज्य की परिभाषा। जो भाग 3 है उसके अंदर जो राज्य की परिभाषा 12वें अनुच्छेद के अंदर क्या बताता है कि राज्य की जो परिभाषा है वह क्या होनी चाहिए, क्या होती है, इसके बारे में हमें चर्चा ये बताता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद
368 में है। मतलब अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। 13 व अनुच्छेद 368 में संबंध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विविधियों के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत, जैसे आच्छादन का सिद्धांत, प्रतिकरणीय का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। अब हम देखते हैं ये किसके अंदर है, इसके है 13वां के अंदर। अब देखते हैं हम 14 से लगा के 18 तक किसका अधिकार है, तो समानता का अधिकार। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। हम क्या कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर, विधि के समक्ष समता के अपवाद, ये किसके अंदर है, तो अनुच्छेद 14 के अंदर। हमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि अनुच्छेद 14 के अंदर है विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 के अंदर है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थान के जन्म आधार पर विभेद, यानी कि जब कोई भी मनुष्य अगर किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति की लिंग या जन्म स्थान के आधार पर से क्या करता है, भेद, मतलब कि ऊंच नीच देखता है, तो अनुच्छेद 15 के तहत आता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन के विषय के अवसर की जो समानता के बारे में और अस्पृश्यता का जो अंत होता हुआ है वह अनुच्छेद 17 के अंदर है। जैसे लोग छुआछूत करते हैं तो वह अनुच्छेद 17 के अंदर के तहत हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि हमारे ऊपर अगर मान लो किसी ने अगर बड़ी जात वाले नीची छोटी जात वाले पर छुआछूत जैसा ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, अगर छोटी जात वाले को ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वह अनुच्छेद 17 के तहत न्यायालय में जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जिस प्रकार क्या है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब है कि जैसे किसी राज्य के अंदर मान लो कोई राजा है और वो उपाधि लेना चाहता है किसी मतलब राजा की या अधिराज कैसे भी उपाधि लेना चाहता है, तो उससे उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यह अनुच्छेद 18 के अंदर है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुल अधिकारी का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, जिसमें जीने की स्वतंत्रता है मरने की नहीं है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी संबंध में संरक्षण है, यानी कि जब किसी ने कोई दोष किसी समय किया तो उसके ऊपर उसी समय वही अनुच्छेद ही चलेगा जिस समय जो अनुच्छेद लागू है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया में अंतर, यही प्राणदेही के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं हमारा अनुच्छेद 21 हो गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंदर क्या है, किस खंड के अंदर है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंदर है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार का, शोषण की जो विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर है। मतलब अनुच्छेद 22 के अंदर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, मतलब किसी कारण गिरफ्तार कर लेना, उसके ऊपर जो फिर बाद में उसे वापस छोड़ा जाता है तो उसे वापस ही संरक्षण दिया जाएगा किसी दोषी को निर्दोष ठहराकर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 25। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंदर है। अर्थात हम इसके बारे में अब आपको अनुच्छेद 25 से लगाकर बाकी भागों की संख्या कल बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजना। तो हमारा आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मूल अधिकारों तक, फंडामेंटल राइट्स के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना।